Namaskar, I am Pankaj Kumar from Institute of Company Secretaries of India. Today, I will share with you something about capital market. As you know that the topic is intricacy of capital market. नाम से ही थोड़ा खतरनाक लगता है, intricacy of capital market. Let's make it very simple, very easy and very interesting. चलिए, एक बात बताइए, जब भी आप वर्ड कैपिटल मार्केट सुनते हैं तो मुझे जहां तक लगता है सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है वो क्या आती है? मैंने जब पहले सुना था तो मुझे लगता था भाई जो शेयर मार्केट है वही हमारा कैपिटल मार्केट है। हम शेयर मार्केट में आते हैं, हम अपने पैसे लगाते हैं, इस उम्मीद से लगाते हैं कि आज पैसे लगाए हैं ये हमारा जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। पैसे का तो नहीं पता डबल ट्रिपल हुआ या नहीं हुआ, टेंशन जरूर डबल ट्रिपल हो गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है मुझे बताइए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक वॉरेन बफेट, कुछ अपने देश की भी बात करें, मोतीलाल ओसवाल, राकेश झुनझुनवाला, आनंद राठी, इनके साथ भी ऐसा ही होता है। कैसे हम कह देते हैं कि ये बहुत रिच बन गए, और हमारे साथ ये हादसा क्यों होता है कि हमारे बस टेंशन डबल होते, पैसे डबल नहीं होते हैं? रीजन आप वर्ड देख लीजिए, इंट्रिकेसी, रहस्य है इस कैपिटल मार्केट में। तो इसी रहस्य को, इसी इंट्रिकेसी को हम समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में कि ये है क्या रहस्य, क्यों किसी को फायदा, क्यों किसी को नुकसान, ये कैपिटल मार्केट आया कहां से। तो अगर हम कैपिटल मार्केट की चीजों को जानना शुरू करें कि एग्जैक्टली कैपिटल मार्केट है क्या, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इसे समझने का कि हम ये जाने कि ये कैपिटल मार्केट क्या है, आया कहां से, क्यों आया, कैसे आया। क्या ये पहले दिन से ही है, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन आया तब से ये कैपिटल मार्केट है, या फिर ये कहीं से इवॉल्व हुआ है? सो नाउ वी हैव टू गेट द आंसर, व्हाट इज कैपिटल मार्केट, हाउ इट हैज बीन इवॉल्व्ड, व्हाई देयर इज नीड ऑफ कैपिटल मार्केट, व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इन चीजों का आंसर के लिए हमें एक चलना होगा कहानी वाले स्टाइल में, ताकि हमें चीजें समझ में आए और हम इस जो है वो इंट्रिकेसी को समझ सकें। चलिए मैं एक सिंपल सा डिस्कशन आपसे स्टार्ट करता हूं। अगर आपको कोई सामान खरीदना है, आप कहां जाते हैं? मार्केट। मैं भी गया मार्केट, मुझे खरीदना है रिबॉक का टी शर्ट, मैं गया मार्केट। और मार्केट में मैं कहां गया वो सुनिए, मैं गया दवा के दुकान पे, केमिस्ट शॉप पे। क्या ये मार्केट के बाहर है? नहीं, मार्केट में ही तो केमिस्ट शॉप होते हैं। मैं वहां गया, मैंने बोला कि मुझे एक टी शर्ट दीजिए। उसने मुझे एक दवा का स्ट्रिप दिया और बोला कि मेरे तरफ से फ्री में है, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने ऐसा क्या बुरा किया भाई, मैं तो मार्केट में ही गया, मैंने बोला कि मुझे एक टी शर्ट दे दो, उसने मुझे मुफ्त में दवाइयां दे दी मेंटल इलमेंट का। क्या मैंने कुछ गुनाह किया? नहीं, मैं मार्केट भी पहुंचा लेकिन मैं रेलिवेंट मार्केट नहीं पहुंचा। यही अगर मैं कपड़े के शोरूम में पहुंचता, डेफिनेटली आई विल बाय समथिंग, मुझे सामान मिलता, मुझे चीजें मिलती। ठीक इसी तरीके से हम इस कैपिटल मार्केट को जरा अब लेते हैं अपने अंदाज में। दो तरह की चीजें की हमें रिक्वायरमेंट है, एक चीज है सामान और एक है सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और इसी के अलॉन्ग हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी घूमता रहता है। तो जब हमें सामान की रिक्वायरमेंट है, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इन सामान और इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराए। और इन्हीं को प्रोवाइड कराने के लिए जो कंपनीज है, जो लोग हैं जिनके पास आइडियाज हैं, उन्हें चाहिए पैसा। और ये पैसा, ये मनी उन्हें कौन प्रोवाइड करे? वो लोग प्रोवाइड करें जिनके पास पैसे हैं। कौन से पैसे? अपने इलाज के लिए जो पैसे रखें वो, अपने काम के लिए जो पैसे रखें वो नहीं। ये वो पैसे हैं जो उनके लिए आइडल है। आइडल का मतलब है जिनकी अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उनके अपने बचत के पैसे हैं। और ये पैसे जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो कहीं जमा करना चाहते, देना चाहते ताकि ग्रो करें। इसका मतलब दो लोग मिले, एक वो जो हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते बट उनके पास पैसा नहीं है, दूसरे वो लोग हैं जिनके पास पैसा है बट वो बिजनेस पर्सन नहीं है कि वो खुद अपने लिए प्रोडक्ट बनाएंगे और खुद अपने लिए सर्विसेज जो है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो अब हम इन दोनों लोगों को मिलाना था, तभी तो हमारा इकोनॉमी चलता। तो हमने बनाया एक सिस्टम जिसका नाम दिया हमने फाइनेंशियल सिस्टम। जब भी कोई सिस्टम वर्ड आप सुनते हैं तो हमेशा समझिए कि उसमें कुछ चीजें मिलकर के बनेगी। कभी ऐसा सुना है कि मैं अकेला ही भीड़ हूं? मजाक ही हो जाएगा भाई। भीड़ का मतलब ही होता है जब वहां मल्टीपल लोग हैं। कोरोना के समय तो ये सब बोलना भी नहीं है, लेकिन चूंकि बस एक एग्जाम्पल था तो मैंने ले लिया भीड़ का एग्जाम्पल। अब अगर मैं बात करूं इस सिस्टम की, तो इसका मतलब है इस सिस्टम में कुछ कंपोनेंट होंगे। बैंकिंग सिस्टम किस लिए बना? हमारे बैंकिंग नीड को पूरा करने के लिए। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम
क्यों बना? हमारे रेलवे रिजर्वेशन के नीड को पूरा करने के लिए। आज आप और हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। अगर सिर्फ मैं यहाँ आकर के आपसे बात करना चाहूँ, कम्युनिकेट करना चाहूँ, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज सो जेनरस एंड वी आर थैंकफुल टू आवर टीम, जिन्होंने चीज़ों को मेटलाइज किया, हमें और आपको मिलाया। इसका मतलब इसके लिए पूरी एक सिस्टम बनी हुई है। ठीक ऐसे ही हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जब बना, तो फाइनेंशियल सिस्टम का पर्पस, हर एक सिस्टम का पर्पस होता है और कुछ कंपोनेंट होते हैं जो उस पर्पस को पूरा करते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का पर्पस क्या था? फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। किसके फाइनेंशियल नीड को? कंपनी जो हम तक, आप तक प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचाना चाहती, उन्हें पैसे कैसे मिले। और दूसरी तरफ हम और आप, जिनके पास कुछ पैसे सेविंग के आइडल पड़े हुए हैं, वो कैसे उनको लगाए। तो इसके लिए हमें जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट हुई, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई, इसमें हमने 4 कंपोनेंट डाला मेजरली। मार्केट, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा हमारा प्रोडक्ट, जिसको हम सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। थर्ड एस्पेक्ट आया इन्वेस्टर, जो पैसे लगाएंगे। और फोर्थ इंटरमीडियरीज, जिनके मदद से इशूअर और इन्वेस्टर एक दूसरे तक मिलेंगे, पहुंचेंगे। करते हैं बात डिटेल में। पहले हम लोग बात करते सबसे पहले मार्केट की, यानी फाइनेंशियल मार्केट की। मैंने आपको कहा कि मार्केट जो है अपने आप में जो है वो कंप्लीट वर्ड नहीं है। वी हैव टू से रेलिवेंट मार्केट। हर समय मार्केट बदलता है। अगर आप फ्रूट्स लेने के लिए गए हैं तो मार्केट अलग है। अगर आप जो है वो क्लोथ्स के लिए गए, मार्केट अलग है। इफ यू आर गोइंग फॉर मेडिसिन, देयर इज अनदर मार्केट। तो यहां पे हमारा चूंकि फाइनेंशियल नीड है, प्रोडक्ट हमारा फाइनेंशियल है, तो हमारा मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट है। लेकिन जब भी वर्ड मार्केट आया, तो मार्केट में 2 चीजें कॉमन है। वो क्या है कि हमेशा मार्केट किसी न किसी पर्पस के लिए और कुछ लोगों को मिलाता है। तो हमारे इस जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से लोग जुड़ेंगे? इशूअर, कंपनी जिन्हें पैसे चाहिए। इन्वेस्टर, जिनके पास पैसे हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या हर कंपनी को रिक्वायरमेंट हमेशा एक ही जैसा होगा? जरा सोचिए, हमें और आपको कभी कभी पैसे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है शॉर्ट टर्म। यानी कि आज अगर आप मुझसे पैसे ले रहे हैं, आप मुझसे क्यों लेंगे? मैं गरीब आदमी, मैं आपसे लेता हूं। अगर मान लीजिए कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं आपसे पैसे लेता हूं और मैंने कहा कि मुझे ये पैसे आप दीजिए 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए, और मैं आपको ये पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। ये शॉर्ट टर्म नीड था मेरा 3 मंथ्स के लिए। क्यों? क्योंकि 3 मंथ्स में मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं आपका सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। लेकिन अब मैं आपसे ही पैसे मांगता हूं और कहता हूं कि मुझे पैसे दीजिए। मैटर नहीं करता कितने पैसे मैं ले रहा हूं। मैंने आपको कहा कि मुझे पैसे 2 साल के लिए दीजिए, मैं 2 साल का इंटरेस्ट आपको दूंगा, लेकिन पूरा का पूरा इंटरेस्ट और आपके पूरे पेमेंट मैं करूंगा 2 साल के बाद। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपसे पैसे लिए। मैंने पैसे लिए, आपने पैसे दिए। हम एक रूम में बैठे हुए हो सकते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूं तो कहेंगे कि हम दोनों मनी मार्केट में हैं। यही अगर मैंने 2 साल के लिए लिया तो कहेंगे हम दोनों कैपिटल मार्केट में हैं। क्या पीछे कहीं बोर्ड लगा हुआ था कैपिटल मार्केट का? क्या पीछे कहीं बोर्ड लगा हुआ था मनी मार्केट का? क्या कहीं कैफे या रेस्टोरेंट की तरह बाहर लिखा हुआ था वेलकम इन कैपिटल मार्केट, वेलकम इन मनी मार्केट? रियल में ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल वर्चुअल और एक सेंस होता है कि जब इन्वेस्टर और इशूअर, पैसे लगाने वाले और जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है कंपनी, ये जब मार्केट में मिलते हैं और अगर इनका नीड अप टू लेस देन 1 ईयर है तो वो मनी मार्केट में मिलते हैं। और यही जब उनका नीड 1 ईयर और मोर रहे तो किस मार्केट में कहलाते हैं? कैपिटल मार्केट में। यहां से ये वर्ड निकल करके आया कैपिटल मार्केट, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं और जिसके लिए जो है वो हम बार बार शेयर्स और बाकी चीजों को कहते हैं। तो यहां से बेसिकली जेनेसिस है आपके कैपिटल मार्केट का। कंपनी आपकी जो है वो बड़ा बिजनेस शुरू कर रही है, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, पावर जनरेशन, इन चीजों के बनने में 4-5 ईयर्स लगेंगे। कंपनी आपके पैसे तुरंत नहीं दे रही है। वो कह रही कि आप में इन्वेस्टमेंट करें, हमें प्रॉफिट होगा, हम आपको डिविडेंड देंगे। अलग अलग तरीके हैं किस किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो हम इसके दूसरे कंपोनेंट में देखेंगे। तो ये जो हमारा कैपिटल मार्केट है, इस कैपिटल मार्केट में आप यानी कंपनी ने बैंक से पैसा लिया तो भी कैपिटल मार्केट में है, लेकिन लंबे समय के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, हमसे और आपसे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू करके, सिक्योरिटीज इशू करके, शेयर्स, डिवेंचर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, इन चीजों को इशू करके। लेकिन जब भी ऐसा करेंगे तो माने जाएंगे कि कैपिटल मार्केट के किस सेगमेंट में है? सिक्योरिटीज मार्केट में है।
अब कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। कंपनी जब पहली बार लोगों के बीच में आएगी तो वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट। मैं और अच्छा एग्जांपल लिख लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरा छोड़िए, रिबॉक कंपनी का लेते हैं। रिबॉक कंपनी को, मैं रिबॉक कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल है, दिमाग में आया मैंने बोल दिया। रिबॉक कंपनी को टी शर्ट बनाने हैं। कहां बनाएगी रिबॉक कंपनी टी शर्ट? फैक्ट्री में। 2000 उसने पीसेस बनाए। बनाने के बाद क्या करेंगे? सारा का सारा फैक्ट्री से ही बिक जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे कहां लेकर के आना पड़ेगा? उसे लेकर के आना पड़ेगा शोरूम में, जहां पे उसे डिस्प्ले किया जाएगा और तब वहां पे उसे खरीदा जाएगा। फिर ये 2000 का सेल हो गया, रिबॉक कंपनी बंद हो जाएगी या फिर प्रोडक्शन करेगी? फिर प्रोडक्शन होगा। और अगर ये फिर प्रोडक्शन होगा तो फिर से इस बार इन्होंने डिमांड को देखते हुए 5000 पीसेस बनाया। अब अगर इन्होंने ये जो 5000 बनाया, ये 5000 फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा से इसे शोरूम में आना है और फिर वहां से ट्रेड होना है। ठीक ऐसे ही आप समझ लीजिए कि ये जो फैक्ट्री है ये है प्राइमरी मार्केट और ये जो शोरूम है ये है सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी जब जब शेयर इशू करेगी, जब जब शेयर इशू करेगी, प्राइमरी मार्केट में करेगी, तो आप कहेंगे सर तो फिर अंतर क्या हो गया? अंतर बस इतना ही है कि प्राइमरी मार्केट में जब ये शेयर इशू करते हैं तो डायरेक्टली कंपनी अपने ये शेयर कहां पहुंचा देती है? कंपनी ये शेयर इन्वेस्टर तक पहुंचाती है। आप डायरेक्टली जो है कंपनी से जुड़ते हैं। कंपनी के जितने भी शेयर इशू होंगे उन सबको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाना है और ये कंपलसरी है, ये कंपनी के ऊपर चॉइस नहीं है। सेबी ICDR रेगुलेशन, LODR रेगुलेशन, बड़े सारे रेगुलेशन बने हुए हैं। आई डोंट वांट टू बॉम्बार्ड यू विथ रेगुलेशंस, थोड़ा आसान समझते हैं। सेबी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस रेगुलेशन बनाई है और कहा कंपनी को कि भाई आपको तो पैसे मिल गए, अगर आपको पैसे मिल गए तो आप ये तो सोचो जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं क्या वो ये देखना नहीं चाहेंगे कि जो मैंने 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 लाख रुपये, जिनके पास जितने पैसे थे, अगर उन्होंने लगाए तो आज उनके पैसे का क्या वर्थ है? अगर उन्होंने 10 रुपए के शेयर लिए थे तो आज इसका प्राइस क्या है? और अगर उन्हें ये शेयर्स किसी को बेचना है तो कहां बेचे? टोकरी में अपने सर्टिफिकेट को ले ले और रोड पे जो आवाज लगाए, इंफोसिस के शेयर्स ले लो, TCS के शेयर्स ले लो, एक के साथ एक फ्री में ले लो। मुझे आप ही बताइए कैसे बेचे? अगर मार्केट नहीं होगा तो वैसे केस में शायद ऐसे ही आवाज लगाना पड़ेगा। आप खुद सोच लीजिए, सब्जी खरीदना है आपको पता ही नहीं है कि मार्केट कहां पे है, क्या कीजिएगा? यू कांट बाय वेजिटेबल्स। इसी तरह से वेजिटेबल वाला प्रोड्यूस तो कर लिया वेजिटेबल, मार्केट बंद, लॉकडाउन का समय, मार्केट बंद है या मार्केट बना हुआ नहीं है, तो क्या करे? आप देखते होंगे आपके मोहल्ले में आवाज लगाता फिरता है, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, आप अपने बालकोनी से देखते हैं, आवाज देते हैं रुक जाओ भाई, तो वो रुक गया। कितना इनकन्वीनियंट है। लेकिन यही सोचिए जब मार्केट रहता है तो सीधे मार्केट में वो भी जाता है, आप भी जाते हैं, वो चीजों को बेचने के लिए जाता है, आप खरीदने के लिए जाते हैं। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक वैसे ही हमने और आपने शेयर्स तो खरीद लिए प्राइमरी मार्केट में, कंपनी ने शेयर इशू भी कर दिए। अब कंपनी को क्या मतलब आपसे? उनके पास तो पैसे आ गए, इससे उनका प्रोजेक्ट शुरू हो गया। उन्हें सेबी ने कहा कि इट इज कंपल्सरी व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक इशू, दिस इज कंपल्सरी दैट यू मेक योरसेल्फ लिस्टेड इन वन डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज। ये LODR प्रोविजन के अकॉर्डिंग है। फॉरगेट द प्रोविजन, बात को समझते हैं। यानी कि आपको NSE BSE में अपने आप को लिस्ट करना पड़ेगा। वहां लिस्ट करने से क्या होगा? आप कहीं से भी देख सकते हैं कि इंफोसिस के शेयर का क्या प्राइस है, कम हो या ज्यादा हो, जो भी हुआ हो वो आपको दिखता रहेगा। वहां बायर भी आएंगे, सेलर भी आएंगे, लेकिन इस बार जो बायर सेलर होंगे वो कौन होंगे? हम और आप होंगे। कंपनी के पास इस बार पैसे नहीं जाने हैं। अगर मैंने खरीदा, आपसे खरीदा, आपके पास पैसे गए, लेकिन जब मैं प्राइमरी मार्केट में था, मैंने खरीदा, पैसे किसके पास गए? कंपनी के पास पैसे गए। अब सेकेंडरी मार्केट हो गया हमारा स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे लिस्टिंग होती है, जिसको हम डिस्प्ले कहते हैं शोरूम में, वैसे यहां पे वर्ड यूज होता है लिस्टिंग। लिस्ट होगा और वहां पे इसकी क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। तो ये हमारा था फाइनेंशियल मार्केट, बट फाइनेंशियल सिस्टम का ये फर्स्ट कंपोनेंट था। आइए अब आते हैं इसके दूसरे कंपोनेंट पे। क्या है हमारा दूसरा कंपोनेंट? यह है हमारा प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज। इसको कैटेगराइज किया गया 3 मेजर कैटेगरी में: प्योर, हाइब्रिड एंड डेरिवेटिव। इसको और अगर मैं आसान करूं, जो आप वर्ड सुने हुए, नाम सुने हुए, मैं उस पे आता हूं। जैसे आपने नाम सुना है शेयर्स, प्रेफरेंसेस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर,
वेरियस काइंड ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड, बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम आपने सुने हैं। इन्हीं सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को कैटेगराइज किया गया है, और ये जो कैटेगराइज किया गया है वो 3 मेजर कैटेगरी है। प्योर का मतलब है ये वैसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इंस्ट्रूमेंट अपना वैल्यू खुद से डिराइव करेंगे। इन्हें अपने वैल्यू के लिए किसी चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह पे डिपेंड होंगे, लेकिन ये बनते खुद से हैं। दूसरी तरफ हमारा जो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बेसिकली कैसे बना है? इन्हीं प्योर इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर्स और डिवेंचर्स के जो वेरियस टाइप हैं, इन्हीं का बहुत सुटेबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके हम हाइब्रिड बनाते हैं। इसके लिए कुछ गाइडलाइन है कि कैसे मिलाएंगे प्योर इंस्ट्रूमेंट को कि वो क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपना वैल्यू खुद से डिराइव नहीं करता, बल्कि अपने वैल्यू के लिए किसी चीज पे डिपेंड करता है। मैं एक आसान एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि आप किसी भी स्कूल में जाते हैं और पूछते हैं कि इस स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, इग्नू में ही कैसी पढ़ाई होती है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने इस चीज का जवाब नहीं दे सकता। उसे इस चीज के लिए डिपेंड होना पड़ेगा अपने फैकल्टी मेंबर पे, अपने टीचर्स पे, अपने प्रोफेसर्स पे, अपने रिसोर्स पर्सन पे। अगर टीचर किसी स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं तो कहा जाएगा इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो कहा जाएगा ये स्कूल बेकार है, इसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो यहां पे अगर मैं डेरिवेटिव कहूं तो स्कूल कॉलेज हो गए डेरिवेटिव, और इसके जो प्रोफेसर, टीचर्स, ये सब हो गए इसके अंडरलाइंग एसेट, जिसके बेसिस पे ये अपना प्राइस डिराइव करते हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आप सुने हो फ्यूचर ऑप्शन, ये एग्जांपल है इसके, ज्यादा बॉदर नहीं होंगे अगर नहीं सुना है तो डेरिवेटिव ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपना वैल्यू खुद से ना निकाले। अब आप कहेंगे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, जरूरत क्या है इतने सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट की? तो बस इतना समझ लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट को आप कोरिलेट कीजिए अपने जनरल लाइफ में फूड से, टाइप्स ऑफ फूड से। मुझे एक चीज बताइए, क्या खाने में सबका एक जैसा टेस्ट है? हो सकता है आपको पनीर बहुत अच्छा लगता हो, मुझे अच्छा ना लगता हो। कोई जो है वो बहुत चाव के साथ करेला खा रहा हो, मुझे आप देंगे मैं बोलूंगा जान दे दूंगा, करेला नहीं खाऊंगा। कोई बोले भाई बाबा जी ने कहा है कि भाई घिया तोरी खाना चाहिए, इससे हेल्थ अच्छा रहता है, मैं बोलूंगा हेल्थ की ऐसी की तैसी, मुझे नहीं खाना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों के टेस्ट अलग अलग है, तभी तो इतने सारे जो है वो चीजें हैं अवेलेबल। कोई कहेंगे कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए गोलगप्पे, गोलगप्पा समझते हैं ना, फोकचा गोलगप्पा जो भी आप कहते हो, मैं खाऊंगा। भाई जब मैं खा रहा हूं तो मुझे ये पता है कि नहीं ये हार्मफुल है या नहीं है? कहा गया कि बिल्कुल पता बस होना चाहिए। उसके बाद चॉइस आपका है, लाइफ आपका है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको ऑयली खाना है, स्पाइसी खाना है, आपको हाइजेनिक खाना है, अनहाइजेनिक खाना है। ठीक वैसे ही सेबी ने कहा कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में दो। प्रोडक्ट का मतलब इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, जितने तरह के इंस्ट्रूमेंट देना है दो, फ्यूचर, ऑप्शन, सब दो। बट मेक द पीपल अवेयर, बस उन्हें बता दो कि इसमें जो है वो ये रिस्क है, ये रिटर्न है, और उसके बाद लेट देम टू डिसाइड whether they have to make their investment or not. SEBI never prescribing that you have to make your investment in these instruments. They are only providing you and making arrangement so that you can aware. Like these are the pro and cons. These are the risk associated with this instrument, and you have to decide by yourself. ठीक ऐसे ही आपका टेस्ट है, आपको पता है कि गोलगप्पे आप देख भी रहे हैं सामने, क्या देख रहे हैं कि बंदा हाथ से मैश कर रहा है ऐसे, लेकिन आपको वो पसंद है। एक आप जाइए रेस्टोरेंट वगैरह में, वो ग्लव्स वगैरह लगा के लगेगा सर्जरी करने आया है, तब जाकर के गोलगप्पे बाकी चीज वो मिनरल वाटर से। आप तय कर लीजिए कि आपको यहाँ वाला खाना है, वहाँ वाला खाना है। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन टेस्ट भी चाहिए। बीच का रास्ता चाहते हैं तो मत खाइए आप स्ट्रीट पे, थोड़े अच्छे जगह पे खा लीजिए। आप कहते नहीं मुझे अनहाइजेनिक खाना ही नहीं है, तो आप खाइए ही नहीं। ठीक वैसे यहाँ पे ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने दिए लोगों के टेस्ट को ध्यान में रख करके। जो टेस्ट आपको पसंद है वो रिस्क के अकॉर्डिंग है। अगर आपको रिस्क ज्यादा लेना है तो रिटर्न भी ज्यादा है, आप इक्विटी में पैसे लगाइए। अगर आपको उससे कम रिस्क चाहिए तो आप प्रेफरेंसेस शेयर में लगाइए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। आप चाहते हैं कि उससे भी कम, तो आप डिवेंचर में लगाइए। कहने का मतलब है कि हर तरह के इंस्ट्रूमेंट आपके लिए अवेलेबल हैं। जस्ट यू हैव टू अवेयर, और चीजों को जानने के बाद आप तय करें कि आपको कहां पे जो है वो पैसे लगाने हैं।
ये हमारा प्रोडक्ट है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये आए दिन नए नए तरह के इंस्ट्रूमेंट आते रहते हैं और आप अपने टेस्ट, अपने एपेटाइट, अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी, कितने दिनों के बाद आपको पैसे चाहिए, कितना आपको रिटर्न चाहिए, इन चीज़ों का कैलकुलेशन कीजिए और तब आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कीजिए। आइए अब इसके बाद हम पहुंचते हैं इन्वेस्टर पे। इन्वेस्टर हमारे जो है वो दो तरह के हैं मेजरली। एक हो गए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हो गया हम और आप। हमारे और आप में बड़े इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, छोटे भी। और एक हो गया इंस्टीट्यूशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, क्योंकि इनको भी अपने पैसे ग्रो कराने हैं तो ये भी पैसे लगा सकते हैं। लेकिन चाहे इन्वेस्टर मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे ये कंपनीज हो, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये कैसे पैसे लगाएंगे? मान लीजिए मुझे पैसे लगाने हैं किसी कंपनी में, मैं क्या करूं? अपने जेब से पैसे निकालूं? है ही नहीं वैसे अभी मेरे पास। लेकिन क्या वो पैसे निकाला, पैसे की गड्डी बनाई, मैंने यहां से फेंका, कंपनी वहां से कैच करेगी, वहां से शेयर सर्टिफिकेट बनाएगी, हवाई जहाज की तरह उड़ाएगी जैसे बचपन में उड़ाते थे, और मेरे पास चला आएगा शेयर सर्टिफिकेट? क्या ऐसा होगा? आपको भी लगता है ऐसा नहीं होगा। तो कैसे होगा? इसके लिए बीच में होंगे इंटरमीडियरीज जो मदद करेंगे हमारी, जिनके पास जाकर के हम वो सारे ऑफर डॉक्यूमेंट लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और उन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद क्या करेंगे? हम कंपनी तक वापस पहुंचाएंगे। ये इंटरमीडियरीज मर्चेंट बैंकर हो सकते हैं, आरटीए हो सकते हैं, अंडरराइटर हो सकते हैं, बड़े सारे और भी हैं। लेकिन इनका काम ही यही है कि किसके किसके बीच में? ईश्वर और कंपनी के बीच में ये क्या करेंगे? ईश्वर और कंपनी के बीच में ये मीडिएटर का काम करेंगे। बिल्कुल समझ लीजिए, एक तरह से आसान करना है तो प्रॉपर्टी डीलर की तरह। प्रॉपर्टी डीलर का अपना जगह नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि मैं अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं और आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हम दोनों उनसे क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे और वो हमें क्या करेंगे? एक दूसरे से मिलाएंगे। ये है हमारे इंटरमीडियरीज। अब हम वापस पहुंचते उसी जगह जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो फाइनेंशियल सिस्टम हमारे फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है, जिसमें 4 मेजर कंपोनेंट है: फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टर एंड इंटरमीडियरीज। लेकिन इन सब के बाद सेबी ने कहा कि अगर कोई कंपनी लोगों को बुलाता है, इनवाइट करता है और कहता है मुझ में इन्वेस्टमेंट करे, तो उन्होंने एक मैकेनिज्म भी बनाया ताकि कोई किसी को चीट ना करे। इन्वेस्टर ने जो पैसे लगाए हैं उन्हें सारा इंफॉर्मेशन दिया गया हो। इसके लिए हमारे पास रेगुलेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग तरह के रेगुलेशन बना करके लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट या इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ऐसे तमाम तरह के रेगुलेशन बना करके उन्होंने क्या किया है? हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो हमारा काम है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें, उन सारे के सारे चीजों को पढ़ें और उसके बाद हम उसमें क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। अब अगर मैं आपको लेकर के आऊं कंक्लूजन पे और रिस्क पे, तो कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, कहीं भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन ये रिस्क आप तब मिटिगेट कर सकते हैं जब आपको इसकी जानकारी हो। शेयर्स में सिर्फ इसलिए ना लगाएं कि किसी ने कह दिया कि पैसे लगाओ, मेरे पैसे बढ़ गए थे। नहीं, आप खुद उस चीज को समझें और इन्वेस्टमेंट के स्टाइल में इस मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। चीजों को अच्छे से समझें, अच्छे से जानें और इन चीजों को अच्छे से समझने और जानने के बाद ही उसमें क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। सेबी ने समय समय पे जो भी गाइडलाइन जारी किए हैं, उन सारे के सारे गाइडलाइन को हम फॉलो करें। जैसे कंपनी को कहा गया है कि कंपनी जब भी कोई ऑफर डॉक्यूमेंट जारी करेगी तो उसमें इन चीजों को मेंशन करेगी। आप उन चीजों को देखें कि कंपनी आपके ये पैसे किस प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं। आपके पास भी तो सेंस है कि आने वाले दिनों में किस तरह की चीजों का मार्केट अच्छा रहेगा। तो आप उस चीज को देखें कि कंपनी अगर इस चीज को ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगा रही है, बड़ा अच्छा है। पेट्रोलियम जनरेशन में लगा रही है, अच्छा है। आप देख लीजिए आईटी सेक्टर में लगा रही है, आप तय कीजिए कि इस चीज का मार्केट कैसा रहेगा और तब आप उसमें क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें। इतना ही नहीं, कंपनी को कहा गया है कि वो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसे हम प्रॉस्पेक्टस कह देते हैं, एवरेज प्रॉस्पेक्टस कह देते हैं, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कह देते हैं, उन चीजों को ध्यान से पढ़ें जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और देखें कि कंपनी का ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोडक्ट्स है, ये सारे के सारे जो है वो प्रोडक्ट्स किस तरह के दायरे में जा रहे हैं। उन चीजों को देखते हुए आप क्या करेंगे? उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कंपनी उन चीजों में पैसे लगा रही जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वहां पैसे नहीं लगाएंगे। तो इन चीजों को, सारे चीज को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट करें। आज
इस सेशन में इतना ही, फिर किसी सेशन में मुलाकात होगी, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। कोरोना के समय में जो लॉकडाउन वगैरह के गाइडलाइन है, काइंडली इसको जो है वो फॉलो करें, और जब भी इन्वेस्टमेंट करें हमेशा सोच समझ करके करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।